हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब रेडी हो जाइए। आज के खास सेगमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज से एक नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है। बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी एक टेस्ट, वो बहुत दिनों से शेड्यूल था, इस सप्ताह के वीक में है, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जीएस के टेस्ट सेशन में हम लोग हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में थे, अब हम लोग जीएस के टेस्ट सेशन में हैं। इसके ठीक पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए प्रैक्टिस सेशन में, उसी प्रैक्टिस सेशन के बेस पर और जिसका पब्लिश कर दिया गया था शेड्यूल पहले ही, लगभग आपको सप्ताह भर का समय दिया गया था इसके प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप पूरी तैयारी से आज मेरे साथ होंगे। आज हम लोग जीएस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ सवाल लेंगे, खास सवाल लेंगे, और ये टेस्ट सेशन है, प्रैक्टिस सेशन नहीं है। और एक खास तरीके का टेस्ट सेशन है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स का पैटर्न आ चुका है। ऑनलाइन एग्जाम में एक एग्जाम फोबिया है, उससे बचने के लिए ऑनलाइन पैटर्न में एग्जाम देने का हमारा अनुभव हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने इस खास चीज की शुरुआत की है। तो इस सेशन में आप एक टेस्ट दे चुके, मैथ पर जो लाइव टेस्ट दिए उसमें आप देखे होंगे कि कैसे आया, तो उसी पैटर्न पर हम लोग अपने जीएस में भी जा रहे हैं। इस पूरे, जल्दी से मैं बता दूं कि इस पूरे टेस्ट सेशन को कैसे चलाएंगे हम लोग। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आएगा और सवाल के अनुरूप आपको उतना ही उचित समय दिया जाएगा जितना एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी सवाल के लिए जरूरी होता है। सवाल टैकल करने के लिए जितना छोटा बड़ा सवाल होगा उतना पर्याप्त समय दिया जाएगा। और एक जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आएगा, आपको क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन के अनुसार आंसर करने होंगे। आंसर आप अपने कॉपी में कर सकते हो और हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मुझे ये फायदा होगा कि हमें आपके बारे में एनालिसिस करने का अवसर मिलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपके पास कहां तक नॉलेज पहुंचा और उसको कैसे टैकल कर पा रहे हो। तो पूरा प्रयास करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, तो जिससे हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और सारे पेपर का सारा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध मिलेगा। तो एक निश्चित शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा, इस पेपर का सॉल्व मिलेगा। तो आज हम लोग इस सेगमेंट में जीएस के टेस्ट सेशन की जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें पहला टेस्ट हमारा किस पर जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसके बारे में पहले से सूचना है। मैं इस आशा के साथ आज की शुरुआत कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे। टेस्ट का महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि टेस्ट का महत्व क्या होता है जीवन में, प्रैक्टिस अभ्यास का महत्व क्या होता है, किसी ने बड़े खूबी से दो शब्दों में बयां किया है। लिखा है कि हर किसी को है मंजिल का जुनून, हर किसी को है मंजिल का जुनून, और कोई सफर का मजा क्यों नहीं लेता है। तो टेस्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए इन दो शब्दों में, इन दो पंक्तियों में, दो लाइनों में, इससे बेहतर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि हर किसी को है मंजिल का जुनून, कोई सफर का मजा क्यों नहीं लेता। तो अल्टीमेटली हमको अचीव करना है, अपनी परीक्षा पास करनी है, वो मंजिल है। और वो जो रास्ता है, जो सफर है, सफर का मजा कब मिलेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एंजॉय योर जर्नी, अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए और हमारे टेस्ट को 100% दीजिएगा। पूरा टेस्ट जरूर टैकल करिएगा, ठीक। तो आइए आज के सेगमेंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें उसके पहले आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, ठीक। तो कई बार मैंने बताया कि शेयर करना ना भूलिए, जिससे इसका फायदा सबको मिले। तो जल्दी से शेयर करिए, तो हम लोग टेस्ट सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक। जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करने का पर्याप्त समय मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, और प्रयास करिएगा कि पूरा टैकल करिएगा। एक सप्ताह का समय होगा, आप पॉज करके ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार में। अगर लंबा वीडियो लगता है आपको, लेक्चर लगता है, डाटा की समस्या, कैसी भी समस्या है, खैर पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो इंतजाम करना ही होगा। अब जब हम लोग लॉकडाउन में आपके घर तक पहुंच करके आपको पढ़ा रहे हैं, किसी भी कोने में आप जहां बैठे हो वहां पढ़ा रहे हैं, तो आपका धर्म इतना बनता है कि आप, अगर हम लोगों ने मेहनत किया है तो उसको पूरा करें, फुलफिल करें। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, अचीव करना है। गोल है हमारा क्या, मंजिल क्या है, हमको पानी है नौकरी, हमको कंपटीशन फाइट करना है। तो कंपटीशन फाइट करने में आपको सफर का मजा लेना पड़ेगा। खैर, तो आशा है कि आप शेयर कर चुके होंगे आज की क्लास को, और जल्दी से हम लोग जो है आज का पहला सवाल लेते हैं। तो ठीक, आज का पहला सवाल है, सवाल स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ भी दूंगा, एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक। और बहुत बुद्धिमानी से सवाल को बखूबी समझ करके उसका आंसर दीजिएगा। तो लीजिए, आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका होगा।
सवाल में है, पहला सवाल है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, जिसके 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में आपको उत्तर देना है। विकल्प ए में लिखा है 1909 के अधिनियम द्वारा, विकल्प बी में लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, विकल्प सी में लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और विकल्प डी में लिखा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक, तो आपके सामने सवाल है, सवाल के 4 विकल्प हैं। उन विकल्पों का उचित उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास उतना पर्याप्त अवसर रहेगा आंसर करने का। ये मान करके इस टेस्ट में शामिल हुई कि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। 2 फायदे होंगे। ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक तो अपना नॉलेज चेक करें, सेल्फ असेसमेंट करें, जो पढ़े वो क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि वो एग्जाम को लेकर के जो फोबिया है, वो उस डर, उस भय को इतनी बार हम लोग टेस्ट ले लेंगे कि सारा डर और एक तो सारे क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सब पर बात करेंगे। ठीक, तो आपका पहले सवाल का समय समाप्त रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल में लिखा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प हैं आपके पास। विकल्प ए कह रहा है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। विकल्प बी कह रहा है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। विकल्प सी कह रहा है कि इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, और विकल्प डी कह रहा है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। ठीक, तो इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प। इन चारों विकल्पों में सबसे बेहतर उत्तर जो हो उसे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पूरे वीडियो तक बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे निःशुल्क शिक्षा के इस महाअभियान को सफल बनाने में आप मदद कर सकते हैं शेयर और लाइक करके। इस महाअभियान को दूर दूर तक पहुंचाएं। इस निःशुल्क शिक्षा के महाअभियान, जहां बाजारीकरण हो चुका है शिक्षा का, वहां हम निःशुल्क शिक्षा के महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस अलख को, इस ज्योति को जगाएं, चारों तरफ इसका प्रकाश फैलाएं। उसमें आप भी क्या बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। ठीक, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए में लिखा है साइमन कमीशन के द्वारा, विकल्प बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, विकल्प सी में क्रिप्स मिशन द्वारा, और विकल्प डी कह रहा है ब्रिटिश कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा। ठीक, अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने 5 सीरीज करी जीएस के प्रैक्टिस सेट पर, जो प्लेलिस्ट में जाकर के जीएस प्रैक्टिस सेशन में आप पा सकते हैं। तो जो लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे, अभी नए नए जुड़े हैं, वो जाकर के उस पूरे सेशन को देखेंगे। ठीक, तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हमेशा के लिए सदाबहार सेशन रहे। कभी भी एग्जाम में जाने के पहले इस पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में घुमाने का प्रयास करेंगे हम लोग। इस टेस्ट सेशन में वो सवाल लेंगे जिससे कभी भी आप सॉल्व करो तो पूरे भारत के संविधान को पढ़ डालो। ठीक, तो कभी भी रिवीजन का मन हो तो हमारे इस टेस्ट सेशन को ले लेना, पूरी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देते रहिए। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह रहा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन से सवाल पूछ रहा है, उसमें जितने भी मेंबर रहे होंगे ये आप बखूबी जानते हो। आज टेस्ट सेशन में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं। ठीक, मुझसे आशा न करिए कि मैं कुछ आज बताऊंगा, कोई क्लू नहीं देने वाला हूं मैं। आज सब आपकी बुद्धि का टेस्ट है, एक चैलेंज भी है आपको। जो जितना पढ़ाओ कॉन्स्टिट्यूशन आए हमारे इस टेस्ट सेशन में शामिल हो और आंसर दे। ठीक, हम जब सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे तो देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर किया। 4 विकल्प, ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस,
सी स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और डी एवी अलेक्जेंडर। तो इन 4 विकल्पों के साथ इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। इस सवाल का आंसर देने के लिए जितना पर्याप्त समय है उतना आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा रत्ती मात्र भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा अनुभव हम लोग चाहते हैं कि ये रहे कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो पूरा प्रेशर जहां भी बैठिएगा जब भी लीजिएगा तो ये मान के चलिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठे हैं और उतने प्रेशर के साथ काम करिएगा। ठीक, तो प्रेशर में स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने का अड्डा है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। भारत की संविधान सभा के बारे में 4 कथन हैं, जिसका उत्तर नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है कूट की सहायता से। 4 कथन में है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, दूसरा कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा कथन है वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा कथन है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इन 4 कथन, ये 4 कथन भारत के संविधान सभा के बारे में है। कौन कौन से कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक, नीचे दिए गए हैं कूट में विकल्प ए में लिखा है 1 और 2 सही है, विकल्प सी में लिखा है कथन 2 और 3 सही है, विकल्प सी में लिखा है कथन 1 और 4 सही है, विकल्प डी में लिखा है 1 2 3 4 चारों कथन सही है। ठीक, तो इस सवाल का बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दीजिए, प्रयास करिए, स्टूडेंट क्लासेस का चैलेंज स्वीकार करिए और टेस्ट में शामिल होइए। 100% सवालों को करिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, जीएस में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां 100% एक्यूरेसी आ सकती है, उसमें से एक सेगमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट। ठीक, हम सवालों में उतना उचित समय देंगे सवाल के लेवल के हिसाब से। इस सवाल का समय रहा समाप्त। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, सवाल है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को 4 विकल्प, आंसर दीजिए। विकल्प ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, विकल्प बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विकल्प सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विकल्प डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ठीक, इन 4 विकल्पों की मदद से इस प्रश्न का उत्तर आप करेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके माध्यम से चुना गया था, ऐसा विकल्प से उत्तर ले आना है। ठीक, संविधान सभा वाला पार्ट हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो लोग हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में होंगे वो बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। ठीक, तो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, विकल्प ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, विकल्प बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, विकल्प सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, विकल्प डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ठीक, तो ठीक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ये सवाल भी लगभग। कमेंट बॉक्स में लगातार जल्दी आंसर करने का प्रयास करिए, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी ना हो, है ना, इतनी भी जल्दीबाजी ना हो कि सवाल गलत हो जाए। तो बहुत अच्छे से पहले सवाल पढ़ लीजिए। यहां तो थोड़ी 50% मदद मैं कर रहा हूं कि आपको वॉइस ओवर भी कर रहा हूं, है ना। हालांकि वहां तो अपने से ही पढ़ना और समझना होता है। कोई पढ़ के सुना दे तो सवाल थोड़ा आसान होते हैं, तो एक्यूरेसी और बेहतर होनी चाहिए, मेरा ये कहना है इस टेस्ट सेशन में। ठीक, और ये टेस्ट सेशन कैसा है इसके अनुभव आप जरूर शेयर करिएगा। क्या आप आगे ऐसे टेस्ट सेशन अपेक्षा करते हैं? ठीक, अगर करते हैं तो किन किन विषयों पर कैसे कैसे करते हैं और कब कब टेस्ट चाहते हैं, आप बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में लिखा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार से जुड़ा सवाल है 4 विकल्पों के साथ।
बताना है आपको। विकल्प ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विकल्प सी में लिखा है, बी में लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विकल्प सी में लिखा है बी एन राव, और विकल्प डी में लिखा है के एम मुंशी। ठीक, इन 4 विकल्पों के आधार पर आप अपने आंसर दीजिए। इस सवाल के लिए ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सवाल में इतना बड़ा दम नहीं है कि आपको मिनट भर भी सब मिले। तो जीएस में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो विद इन सेकेंड हल किए जाते हैं, पढ़ने में समय ज्यादा लगता है ना। तो ये सवाल उन्हीं में से एक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऐसा सवाल है जिसमें 4 विकल्प हैं, आपको बताना है सही उत्तर। विकल्प ए में लिखा है 26 नवंबर 1949 को, विकल्प बी में लिखा है 15 अगस्त 1949 को, विकल्प सी में लिखा है 2 अक्टूबर 1949 को, और विकल्प डी में लिखा है 15 नवंबर 1949 को। ठीक, या तो टैकल मत करिएगा, टैकल करिएगा तो पूरा का पूरा टेस्ट जरूर दीजिएगा, पूरा एकदम पूरी तरह से चैलेंज लेकर बैठिएगा और सवाल सारे के सारे हल करिएगा। ठीक, इस सवाल का समय बिल्कुल गया, क्योंकि इस सवाल में भी इतना बड़ा दम नहीं है कि आपको 1 मिनट भी पूरी तरह से क्या दिए जाए, सवाल का हल करने के लिए 1 मिनट का समय। 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। विकल्प ए संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। ठीक, इन 4 विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस सवाल में भी इतना बड़ा दम नहीं है, इतने में आपके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देने में समय ज्यादा लगना चाहिए और सवाल हल करने में समय कम लगना चाहिए। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल को पढ़िएगा। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने में ही बुद्धिमानी होनी चाहिए। जितने बेहतर तरीके से आप उसे पढ़ेंगे उतना बेहतर सवाल हल कर पाएंगे। ठीक, इस सवाल को मैं नहीं पढ़ रहा। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। 4 विकल्प आपके पास हैं। इस सवाल का सही उत्तर बहुत ही चतुराई से बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर लगातार आ रहे हैं। अगला सवाल है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? विकल्प ए मोहम्मद सादुल्लाह, विकल्प बी के एम मुंशी, विकल्प सी ए के अय्यर, विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पांडुलेखन समिति पूछ रहा है, पता नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ रहा है कि नहीं, प्रारूप समिति पूछ रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, आज नहीं पता। अगले सेशन में सब पता रहेगा जब हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो। ठीक, ऑफलाइन सेशन में जो लोग जुड़े होंगे वो बखूबी जानते होंगे कि टेस्ट कैसे चलते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। विकल्प ए 13 दिसंबर 1946 को, विकल्प बी 22 जनवरी 1947 को, विकल्प सी 3 जून 1947 को, विकल्प डी 29 अगस्त 1947 को। ठीक, भारत के संविधान में सवाल जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? एक तो उसकी हिस्ट्री से, जो उसकी निर्माण की गाथा है, फिर भारत के संविधान सभा के इतिहास पर कैसे निर्माण हुआ इस पर, फिर जो मूल संविधान था उससे कुछ सवाल, फिर मूल संविधान की विशेषता, मूल संविधान की सोर्सेज और भारत के संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों से और उसके अंदर के कुछ प्रोविजन से, इस एंगल से सवाल पूछे जाते हैं। तो इतने सारे एंगल से सवाल, कुछ विद्वान हैं उनके कोटेशन है भारत के संविधान पर स्टडी के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उस पर। ठीक, बाकी कुछ संकल्पनाएं हैं उससे सवाल पूछते हैं। तो किसी भी विषय को
पढ़ने और जानने के लिए जरूरी होता है, उसको ग्रिप में करने के लिए एक तो टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्द होते हैं हर विषय के, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए और पूरे विषय की रूपरेखा आपके सामने होनी चाहिए। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। संघात्मकता पर सवाल है, संघात्मकता के कॉन्सेप्ट से जुड़ा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ठीक, अब हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब जगहों से सवाल से गलतियां बहुत ही बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक, तो बहुत ही समझदारी से बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल हल करिए। 4 विकल्प हैं, एक ही नागरिकता, विकल्प बी संविधान की 3 सूचियां, विकल्प सी न्यायपालिका की द्वैधता, विकल्प डी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, बेहतर उत्तर आप देने का प्रयास करिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15वां सवाल है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ठीक, 4 विकल्प हैं आपके पास। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद की धर्म। इन 4 में से जो सर्वोच्च आपको दिखता हो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। विकल्प ए कनाडा के संविधान से, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विकल्प सी इटली के संविधान से, विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इन 4 विकल्पों में जो सबसे बेहतर आंसर आपको हो आपके नॉलेज में, उसे आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आंसर करिए। हमने बताया समय कैसे होना चाहिए, सवाल के अनुरूप, जैसा सवाल वैसा समय। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। विकल्प ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, विकल्प बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, विकल्प सी 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, विकल्प डी 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक, तो जल्दी से इसका उत्तर दें। अगला सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पर होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 4 विकल्पों के साथ यह सवाल है। एक अनुच्छेद पूछ रहा है, किससे जुड़ा, अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा। विकल्प ए अनुच्छेद 310, विकल्प बी अनुच्छेद 311, विकल्प सी अनुच्छेद 312 और विकल्प डी अनुच्छेद 313। ठीक, निःशुल्क शिक्षा के महाअभियान को सफल बनाने में आप शेयर करने की चेन बनाते रहिए, जिससे इसका फायदा दूर सुदूर तक पहुंचे, ऐसे भी लोगों तक पहुंचे जहां तक शिक्षा की अलख अभी भी नहीं पहुंची है। तो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोज एक बार शेयर कर दिया करिए बस। अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हो, गुरु शिष्य की परंपरा में विश्वास रखते हो, अगर बड़ी इच्छा है गुरु दक्षिणा की, तो एक काम करिएगा, हमारे शिक्षा के महाअभियान को अपने से आगे भेज दीजिएगा। ठीक, तो मैं अपनी गुरु दक्षिणा में बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि एक शेयर रोज अगर बनता हो तो, अगर हम आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसका फायदा दूर सुदूर तक जाए, तो अगर लगता है कि नहीं है तो वहीं चेन रोक दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टेस्ट को पूरी तरह से टैकल करिएगा। कुछ लोग टेस्ट से भागते हैं, टेस्ट वाले दिन क्लास छोड़ देते हैं। ठीक, अब तो क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है, आप अपने घर से टेस्ट दे सकते हैं। मुझे 100% टेस्ट चाहिए, मुझे 100% अपीयरेंस चाहिए,
कम से कम ऑफलाइन स्टूडेंट 100% अगर अपीयर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे निराश करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को सुमेलित करती है? ठीक, सवाल मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, आप अपने से दोबारा पढ़ लीजिए। सवाल बहुत आसान है लेकिन लिखा थोड़ा टेक्निकल है। विकल्प ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके सामने अनुच्छेद 318। विकल्प बी भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। विकल्प सी संघीय लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332। और विकल्प डी महाधिवक्ता, अनुच्छेद 351। ठीक, तो मेल करना है अनुच्छेद के साथ, उसके प्रावधान दिए हैं, जो सही हो उसका सही उत्तर देना था बस, लेकिन उसको लिखा दूसरे एंगल से है। चलिए, आशा है कि ये सवाल बहुत आसानी से आप टैकल किए होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा इस टेस्ट का 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए अनुच्छेद 39A, उसके सामने समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विकल्प बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। विकल्प सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। विकल्प डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक, तो जिनको अनुच्छेदों का ज्ञान होगा वो इसे टैकल कर सकते हैं। हम लोग अपने ऑफलाइन प्रोग्राम में जैसे ही ऑनलाइन पे अवसर मिला, ये सारे क्लासेस अवेलेबल होंगी। उन्हें पता है कि लगभग 170 से 180 अनुच्छेद ऑफलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के जबान पर होती है। ठीक, तो वो बहुत अच्छे से बेहतर कर रहे होंगे और वही 170-80 अनुच्छेदों की दुनिया है जो कंपटीशन में कहीं भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे इस टेस्ट सीरीज का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, स्क्रीन पर लिखा है, एक लिस्ट है, उसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेल नहीं है ना। एक लिस्ट है जिसको सही सुमेल क्या नहीं है ये बताना है। विकल्प ए में अनुच्छेद 17 लिखा है, उसके सामने न्याय के समक्ष समानता। विकल्प बी में अनुच्छेद 78, उसके सामने संसद का गठन। विकल्प सी में अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। और अनुच्छेद डी में 352, उसके सामने आपात स्थिति की घोषणा। इसमें बताना है कि इनमें से किसका सुमेल सही है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि कहा 395 अनुच्छेद याद करें। अगर याद भी कर सकते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय श्रम धन का हमेशा हमने बताया सदुपयोग करना चाहिए। तो 395 अनुच्छेद रटने में अपना समय श्रम न गंवाइए। इस अनुच्छेद में, इस ऐसे सवालों में अगर आपको कुछ बातें पता है उसके हिसाब से ही हल कर सकते हो। सवाल हल करने का तरीका कई होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके 100% आंसर हमको एक्यूरेट आंसर आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके 50% आंसर आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें यह पता होता है कि क्या गलत है, उससे हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, इस सवाल का उत्तर फटाफट देने का प्रयास करिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज का अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। लिखा है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। आप अपने स्क्रीन को मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और स्क्रीन पर 1 बाय 1 सवाल आ रहे हैं। ठीक, अभी तो हम केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर टेस्ट है, इसके बाद मिक्स टेस्ट शुरू होंगे, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के कॉमन टेस्ट शुरू होंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है डोज मामला कैसा है, मर्ज कैसा है। तो अलग अलग मर्ज के हिसाब से इलाज चलता रहेगा और डोज मिलती रहेंगी, है ना। वैसे भी आजकल कोरोना के जमाने में डोज ही तो खोजा जा रहा है। कोविड-19 के लिए पूरी दुनिया सामर्थ्य लगी हुई है, पूरा विज्ञान लगा हुआ है। एक से एक बढ़कर के दवाएं, कभी रेमडेसिविर और कभी हाइड्रोक्लोरोक्विन आ रही है। तो उसी तरह हम लोग भी अपना डोज बढ़ाते चलेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। विकल्प ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। विकल्प बी राजनीतिक दल बदल को। विकल्प सी पंचायती व्यवस्था को। और विकल्प डी भाषा को। ठीक, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में 100% आंसर मुझे चाहिए। और स्पेशली मैं तो केवल उन्हीं को बल दे सकता हूं फिलहाल अभी जो हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम पे जुड़े स्टूडेंट्स टैकल कर रहे हैं। 100% अपेयरेंस मुझे चाहिए। उनके लिए चैलेंज है कि क्या वो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए और कहां तक कर पाए। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारे टेस्ट सीरीज का 23वां 23rd क्वेश्चन आपके सामने होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक, तो आज का 23वां सवाल है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। विकल्प ए पहली, विकल्प बी दूसरी, विकल्प सी तीसरी, विकल्प डी चौथी। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर बहुत बेहतर आ रहे हैं। ठीक, जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जिससे एक बहुत कम समय में मैक्सिमम सवालों को हम कवर कर पाए और एक लिमिट से ज्यादा समय भी न दें, जिससे हमारी आदत जो अभ्यास बने एग्जैक्ट कैसी बने। जैसे सचिन तेंदुलकर मेलबोर्न में सेंचुरी मारने के लिए उसी की ओर अनुकूलन करते थे और वहां जाके सेंचुरी मारते थे। तो फाइनली हमको भी रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। ये वाले सवाल में दो लिस्ट दिख रही होगी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और नीचे कूट दिख रहे होंगे। उस कूट में विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, है ना। तो ऊपर जो लिस्ट है उसके अनुसार नीचे कूट के विकल्पों में जो सबसे सही मिलान हो आप आंसर करिए। लिस्ट 1 ABCD और लिस्ट 2 में उसके सामने उससे जुड़े प्रोविजन है। 7वीं अनुसूची भाषा, 8वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, 9वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण और 10वीं अनुसूची के सामने लिखा है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। इसको कूट के आधार पर सही उत्तर आप दीजिए। फटाफट उत्तर करिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए अगर आप पढ़े ही, और नहीं पढ़े हैं तो टाइम ही टाइम है आपके पास। हम लोग अभी पढ़ के आए, इसके ठीक पीछे हम लोगों की एक प्रैक्टिस सेशन गया किस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चुनिंदा सवालों पर। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि इनमें से किसका मेल सही नहीं है। विकल्प ए में नागरिकता, उसके सामने संविधान का भाग 2। विकल्प बी में मौलिक अधिकार, उसके सामने संविधान का भाग 3। विकल्प सी में मौलिक अधिकार, उसके सामने संविधान का भाग 4A, और विकल्प डी में राज्य, उसके सामने संविधान का भाग 6 लिखा है। ठीक, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। पानी पीने की छूट हमें है, आपको नहीं। आप पानी टेस्ट के बाद पिएंगे, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। वहां एक एक सेकंड का मूल्य होता है। वहां जितनी देर में हम लोग पानी पिएंगे उतनी देर में 2 सवाल टैकल कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक, विधायी संबंधों के बारे से जुड़ा पार्ट के बारे में पूछ रहा है, अध्याय पूछ रहा है। विकल्प ए भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। तो जल्दी से फटाफट आंसर करिए, जिससे हम लोग अपने अगले सवाल को ले सकें। कमेंट बॉक्स में आंसर बेहतर आ रहे हैं, लेकिन और बेहतर आने चाहिए। मेहनत करिए, अभ्यास करिए, स्पीड बढ़ाइए। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। हमारे इस टेस्ट सीरीज का 27वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए पंचायत, उसके सामने भाग 9। विकल्प बी नगर पालिका, भाग 9A। सी में सहकारी समितियां, भाग 9ख, और विकल्प डी में अधिकरण, उसके सामने भाग 10। फटाफट इसका आंसर करिए, मिलान करना है। मिलान के अनुसार उत्तर करिए। ठीक, जल्दी से हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संविधान की तैयारी के दौरान एक बात याद रहे मित्रों, कम से कम प्रियम्बल तो याद रहना चाहिए आपको। जैसे ही मौका लगा वैसे ही प्रियम्बल पर हम लोग क्लास लेके आएंगे और प्रियम्बल पर अलग से अब तक के पूछे गए सारे सवालों को टैकल करेंगे। तो आप इस बीच प्रियम्बल पूरा का पूरा याद रखिएगा। चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसमें लिखा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक, विकल्प ए लिखा है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, विकल्प बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विकल्प सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, विकल्प डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो प्रश्न को बहुत बेहतर से पढ़ करके उचित समय में आंसर करिए। उत्तर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उत्तर को निश्चित समय में देना यह बड़ी बात होती है, क्योंकि बिना जब तक हम लोग आंसर एक निश्चित समय में नहीं दे पाएंगे तब तक क्या नहीं हो पाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा कि आप बहुत बेहतर उत्तर दे रहे हैं। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक, 4 विकल्पों में सही क्रम शब्दों का जो हो उसमें उत्तर करना है। विकल्प ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, विकल्प बी लिखा है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, विकल्प सी में लिखा है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, और विकल्प डी में सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक, तो किस हिस्से से सवाल है यह आप दिमाग में सेट करिएगा और क्या सवाल में पूछ रहा है उसके अनुरूप उत्तर दीजिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं, बेहतर सवाल है, इस बेहतर सवाल का बेहतर उत्तर भी आना चाहिए। आप आंसर करिए। आज की टेस्ट सीरीज का 30वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द प्रियम्बल में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 5 विकल्प हैं आपके सामने, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन, और विकल्प ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर ऐसा उत्तर हो तो आप क्या मारेंगे। अगर किसी 2 संशोधन द्वारा आया हो तो आपका उत्तर ई होगा, या इनमें से किसी संशोधन द्वारा नहीं आया होगा तो भी आपका उत्तर ई होगा। तो मित्रों फटाफट आंसर करिए, सवाल को बहुत बेहतर से पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर करिए, लेकिन उचित समय, ये बात पता रहे। टेस्ट में पूरी तरह से शामिल होइएगा, घर बैठे फ्री में टेस्ट मिल रहा है, इसका पूरा फायदा आप उठाइएगा। 100% अपीयरेंस देने का प्रयास करिएगा, और जब हम सॉल्व कराएंगे, सेशन लेकर के आएंगे इसको सॉल्व करने का, तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि कितना आप एक्यूरेट रहे। ठीक, तो हम अपने इस टेस्ट सेशन को आगे ले चलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे निःशुल्क शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाते रहिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सभी लेक्चर के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या सीरीज चल रही हैं। ठीक, अगला जो टेस्ट सीरीज होगा मैं बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर गागर में सागर हाई यील्ड सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कवर करने का प्रयास किया है महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर। तो 10-10, 12-12 मिनट औसतन इतना समय लिया है हमने जरूरी महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महत्वपूर्ण रहे, जिनसे जुड़े सवाल मॉडर्न इंडिया वाले हिस्से में कवर होते हैं और अनिवार्यता सवाल आते ही हैं किसी भी एग्जाम में। तो उनको हम लोगों ने बहुत ही टेक्निकली गागर में सागर माने बहुत ही कम समय में सबको कवर करने का प्रयास किया है। तो इस टेस्ट को देने के बाद आप गागर में सागर हाई यील्ड सीरीज को मुश्किल से आपके रोज लेटते समय अगर आप सुन लोगे तो 10 मिनट जाएगा। तो अगर बहुत ही अच्छे से उसका पूरा नोट्स बना लोगे और पूरा का पूरा सुन लोगे तो आप बहुत बेहतर अगले टेस्ट में हम लोग मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल में जो गागर में सागर सीरीज में जुड़े हमारे कौन से लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, वहां से जुड़े सवाल अब तक जहां जहां पूछे गए हैं, आईएएस से लेकर नीचे तक के एग्जाम में जहां जहां भी पूछा गया उन सबसे जुड़े सवाल लेकर के हम आ रहे हैं, और वो प्रैक्टिस होगा और उसके बाद मॉडर्न इंडिया पर एक टेस्ट होगा। तो आज से ही मैं बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीक प्रोग्राम क्या है, तो इस टेस्ट के बाद आप अपनी अगली वो तैयारी करते रहिएगा। ठीक, तो इस सीरीज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है
कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प ए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। विकल्प कथन 2 है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य जस्टिसिएबल नहीं है। 3 कथन है, तीसरा कथन है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और चौथा कथन है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवरराइड नहीं कर सकता। जिस कूट की सहायता से उत्तर देना है। विकल्प ए कह रहा है केवल 1 और 2 कथन सही है। विकल्प बी कह रहा है केवल 1, 2, 4 कथन सही है। विकल्प सी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। विकल्प डी कह रहा है 2, 3 और 4 सही है। ठीक, इस सवाल को पढ़ करके पर्याप्त समय में आप उत्तर दीजिए, तब तक हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक, जल्दी से आंसर करिए। पूरा प्रयास आपका होना चाहिए कि जितनी बेहतर एक्यूरेसी आप बना सकिए बनाइए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, विकल्प ए, विचार की स्वतंत्रता। विकल्प बी, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। विकल्प सी, विश्वास की स्वतंत्रता। विकल्प डी, आर्थिक स्वतंत्रता। आशा है कि इस सवाल को बहुत जल्दी से आप उत्तर दे चुके होंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है ना। प्रियम्बल पर एक कोटेशन है, उसको पूछ रहा है। विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी, वल्लभ भाई पटेल का कथन है। विकल्प सी, बी.आर. अम्बेडकर का कथन है। विकल्प डी, के.एम. मुंशी का कथन है। कि विकल्प ई, महात्मा गांधी का कथन है। ठीक, तो आप आंसर करने का प्रयास करिए जल्दी से, जिससे हम लोग अपने अगले सवाल को ले सकें। फटाफट आंसर करिए। आज के सीरीज का अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज की सीरीज का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उद्देशिका से जुड़ा सवाल है। लिखा है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। विकल्प बी, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। विकल्प सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और विकल्प डी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है ना। तो लिखा है कि इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसमें इस सवाल को लेकर कंफ्यूज होंगे लोग, मैं बता दूं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल बिल्कुल सही है, सवाल में रत्ती मात्र भी गलती नहीं है। जानबूझ करके टेस्ट सीरीज में इस सवाल को रखा गया है, क्योंकि जिस वाद का दिमाग में आपकी बात चल रही होगी वो सवाल रखते तो सवाल हल्का हो जाता है, इसलिए जानबूझ करके हमने ये सवाल रखा है। खैर, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, बस इतना लिखा है, डैश है, उसके आगे 4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प हो उत्तर दीजिए। विकल्प ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विकल्प बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। विकल्प सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। विकल्प डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से शांत दिमाग से आप पढ़ लीजिए। इस सवाल को पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगा, बाकी सवालों में तो जानबूझकर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि डिस्टर्बेंस के बीच में एग्जामिनेशन हॉल में बहुत से लोगों के बीच में आप कैसे टैकल करते हो। बहुत व्यवहारिक होना चाहिए जिंदगी में भी और पढ़ाई में भी, है ना। बहुत थ्योरेटिकल पढ़ाई, बहुत सैद्धांतिक तौर पर 4 बजे भोर में उठना, है ना। साहब जैसे मन हो वैसे करिए, दिमाग पर बहुत जोर न लगाइए। बी प्रैक्टिकल हमेशा और पॉजिटिव रहिए हर परिस्थितियों में, चाहे जो स्थिति हो उसे अवसर मानिए। और आपात में, आपदा में अवसर, ये मूल मंत्र है हम लोगों का। उसी मूल मंत्र के आधार पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल आज के टेस्ट सीरीज का आपके स्क्रीन पर आएगा।
जो ये रहा, जिसमें लिखा है, आप देख रहे हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। लिखा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि आगे 4 विकल्प दिख रहे हैं। विकल्प ए में लिखा है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। विकल्प बी कह रहा है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। विकल्प सी कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और डी कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इन 4 विकल्पों में जो सबसे बेहतर उत्तर हो, आप संसदीय प्रणाली की सरकार के आधार पर आंसर करिए। जल्दी से पढ़ करके सवाल का उत्तर करिए, जिससे हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, संकल्पनाएं हैं, संसदीय स्वरूप की सरकार की संकल्पना है, उससे जुड़े सवाल हैं। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टेस्ट सीरीज का 37वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो कह रहा है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि विकल्प 4 विकल्प हैं आपके पास। इन 4 विकल्पों में आपको उत्तर देना है। विकल्प ए कह रहा है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। विकल्प बी कह रहा है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। विकल्प सी कह रहा है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। और डी कह रहा है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है ना। इन 4 विकल्पों के आधार पर आप अपना आंसर करिए। हम अगले सवाल की तैयारी करते हैं, जो आपके चैलेंज के तौर पर आपके सामने होगा, और आशा है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अगर टेस्ट में शामिल होंगे तो पूरा टेस्ट करेंगे और पूरे टेस्ट का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, जिससे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। ठीक, ये जो टेस्ट सीरीज हमारी जा रही है, इस टेस्ट सीरीज का अनुभव कहां तक आपके लिए कारगर है जरूर शेयर करिएगा। और आगे कैसे कैसे टेस्ट आप चाहते हैं, इसे कंटिन्यू किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है ना। तो आपने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। इस सप्ताह के मंडे को जो आपको एक लाइव टेस्ट मिला था, ठीक, उसी से प्रोत्साहित होकर के हम लोगों ने ये जीएस में भी टेस्ट की शुरुआत की है। घर बैठे लेटे आप टेस्ट दे सकते हो, है ना। जब सब काम कर लिए तब आप इसको टैकल करिएगा, तब भी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो ये रहा, जिसमें लिखा है भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है विकल्प ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। विकल्प बी भारत में संसदीय शासन नहीं है। विकल्प सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। विकल्प डी भारत राज्यों का संघ है। जल्दी से आप आंसर करिए। बहुत बेहतर आंसर आप क्या रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है आप लोगों की तरफ से। ठीक, बिल्कुल सही, ये आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सीरीज का यह सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। लिखा है कि निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना। और ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। इन 4 विकल्पों में से आप अपना उत्तर करिए कि इन चारों में से किस आधार पर आप कह सकते हो कि भारत का संविधान परिसंघीय है ना। तो जल्दी से आप अपना आंसर करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज के 40वें सवाल की ओर। आज के टेस्ट सीरीज का 40वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें एक कोटेशन है। आपको 4 विकल्पों में से जो सही हो वो बताना है कि यह कोटेशन किसका है ना। इस सवाल में क्या लिखा है, कोटेशन है एक, और ये बताना है कि यह कथन किसका है। निश्चित तौर पर यह सवाल भी ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत समय नहीं लेना होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए 5वीं अनुसूची, विकल्प बी 3री अनुसूची, विकल्प सी 2री अनुसूची, विकल्प डी
प्रथम अनुसूची। ठीक है, इस पूरे सवाल को पढ़ करके जल्दी से आप आंसर करें। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 42वां। बहुत कम समय में बहुत सिद्धता से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे प्रयास आपके चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर आप क्या रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में किस वर्ष किया गया था। 4 विकल्प हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। 1947, 1951, 1956, 1966 में। ठीक, जल्दी से इसका उत्तर करिएगा। बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आज के टेस्ट सीरीज का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें लिखा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए कह रहा है राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता, विकल्प बी कह रहा है राज्य की एकल नागरिकता, विकल्प सी कह रहा है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और विकल्प डी कह रहा है भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। इन 4 विकल्पों में जो सबसे बेहतर नागरिकता के बारे में आंसर हो आप करिए। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के 44वें सवाल की ओर। आज का 44वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 4 विकल्प, ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग में सम्मेलन द्वारा और डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके। जल्दी से आंसर करिए। आज के टेस्ट का 45वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 4 विकल्पों में अनुच्छेदों का अलग अलग ग्रुप है। इसमें यह बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो हमको फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है ना। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं भी है तो उसे भी ऑप्शन में रख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में उत्तर नहीं सही है तो आपको क्या करना होगा, वो भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक, आज का 46वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 19 से 22, विकल्प बी 16 से 19, विकल्प सी 17 से 20 और विकल्प डी 18 से 21 के बीच में। इन चारों में जो सही उत्तर हो आप पूरी सिद्धता और तन्मयता से आप करें। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, फटाफट आंसर करें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें विद इन सेकेंड आंसर दिए जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको सोचा जाता है, समझा जाता है और फिर कुछ तर्क लगाया जाता है और कुछ भूल भटक रहे होते हैं तो उसमें मस्तिष्क पर जोर देकर सही उत्तर तक पहुंचा जाता है। ठीक, आज के सवाल में आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेदों का ग्रुप बताना है आपको। 4 विकल्प आपके पास हैं। विकल्प ए अनुच्छेद 16 से 20 लिखा है, विकल्प बी में लिखा है 15 से 19 और विकल्प सी में लिखा है 14 से 18 और विकल्प डी अनुच्छेद 13 से 17। ठीक, और असफलता में अति उत्साह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोग अति उत्साह की वजह से सिलेक्शन में रुक जाते हैं, तो बहुत ही पेशेंस से आपके अंदर मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना। तो जो वो धार बनती है, पेशेंस आता है, आपके अंदर गंभीरता होती है, जल्दबाजी खत्म होती है, अति आत्मविश्वास से आप बचते हो और सही उत्तर करके आते हो सही समय में, तब आप बेहतर परिणाम तक पहुंचते हो। तो वो सारी बातें कैसे आती हैं, इस अभ्यास से आती हैं। तो प्रैक्टिस सेशन और जीएस का जो भी टेस्ट सेशन होगा उसे मिस मत करिएगा। और किसी भी टेस्ट सेशन में
कोई भी वीडियो लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में शामिल होइएगा तो पूरा शामिल होइए, है ना। थोड़ा शामिल होने से आप अपना समय, श्रम, धन न खर्च करिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी शामिल होइए, ठीक। अभी भी कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया है मेरी क्लास को, ठीक। अगला सवाल हम ले, जल्दी से आप फटाफट शेयर कर दीजिए। आज के टेस्ट के अंतिम चरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। एक ही दिन में एक स्टैंडर्ड सवाल, 50 सवालों का हम ग्रुप लेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हम आज का 48वां सवाल लेते हैं। हम सवाल आपकी स्क्रीन पर ले आए, तब तक आप शेयर कर दीजिए। गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास रखते हैं, हालांकि आप सब मित्र हैं, लेकिन अगर गुरु शिष्य परंपरा में जरा सा भी विश्वास हो और आप मानते हैं कि गुरु दक्षिणा मेरी बनती है, तो मुझे केवल इतना करिए, शेयर कर दीजिए। रोज एक शेयर कर दिया करिए, बस, ठीक। चलिए अगला सवाल 48वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी से संबंधित है। जिसमें 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्पों में प्रेस की आजादी से जुड़ा जो विकल्प हो सही, उसे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। बहुत सही उत्तर आपका आ रहा है, बहुत बेहतर एफर्ट है आपका, ठीक, बहुत बढ़िया आंसर रहा। हम 49वें सवाल की ओर बढ़े, ठीक। और 49वां सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। इस आंसर को करिए। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए में अनुच्छेद 20 है, विकल्प बी में अनुच्छेद 19 है, विकल्प सी में अनुच्छेद 18 है, विकल्प डी में अनुच्छेद 17 है। इन 4 विकल्पों में से आप अपना उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एफर्ट चल रहा है आप लोगों का। चलिए आज के टेस्ट सेशन के अंतिम 50वें सवाल को लेते हैं। 50 सवाल का हमने एक टेस्ट सेशन तैयार किया था जीएस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पढ़े हैं, उसको चैलेंज के तौर पर ले रहे थे। फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे, स्पीड कितने समय में, कितने कम से कम समय में कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट लिया हमने, और उसमें से कितना आता था, कितने सही हुए, कितना आत्मविश्वास में गलतियां हुई, इसका सेल्फ असेसमेंट करने का प्रयास करिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में आंसर है तो हम आपका असेसमेंट कर लेंगे। और ये हमारा सेशन कैसा है, हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेशन, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है, उसके अलावा जो हमने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है ऑनलाइन, है ना, लाइव, वो उसका अनुभव आपका कैसा है, वो आपको कहां तक कारगर सिद्ध होगा। और इसका अनुभव जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वैल्यूएबल कमेंट के बिना आपके हमारी क्लासेस बेहतर नहीं बनती हैं, ठीक। तो 50वां सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। सवाल का अंत भी एक बहुत ही जबरदस्त सवाल से, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से हम कर रहे हैं। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए में अनुच्छेद 19, विकल्प बी में अनुच्छेद 21, विकल्प सी में अनुच्छेद 20, विकल्प डी में अनुच्छेद 22, ठीक। तो फटाफट आप उत्तर करिए इसका। आज जीएस के टेस्ट सेशन में हम लोगों ने भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण 50 खास सवालों पर टेस्ट दिया। इसमें हम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आपके कमेंट आएंगे, उसके आधार पर हम आपको जानेंगे, परखेंगे कि कहां तक आपकी पढ़ाई क्या स्तर है। इस सेशन के बारे में आप अपने अनुभव हमको शेयर करेंगे, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे चैनल को प्रमोट करने में जरा सा भी आप पीछे नहीं रहेंगे। और करना कुछ नहीं है, केवल आपको शेयर करना है, ठीक। तो इस क्लास का अनुभव आप जरूर शेयर करिएगा हमसे। और जैसा कि आप जानते हो, हमारी पूरी प्ले लिस्ट में जाकर के आप हमारे मैथ सीरीज को, इंग्लिश वर्ड पावर को, गागर में सागर हाई यील्ड सीरीज को, जीएस के स्पेशल क्लास को, मैथ के स्पेशल क्लास को, रीजनिंग के स्पेशल क्लास को, और जीएस के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन, और साथ ही साथ हिंदी का एक कंप्लीट लेक्चर हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हो। और इस पूरे प्रोग्राम का पूरा वीकली शेड्यूल हम दे देते हैं, जिससे एक रैंडम
क्लास आपको न मिले, बल्कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो और पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, निरंतर बनी रहे, आप अपने काम भी कर सको और पढ़ाई भी कर सको। ठीक, तो अगले क्लास में हम लोग किसी नए सेशन में नए तरीके से मिलेंगे। आप इस सेशन का वैल्यूएबल कमेंट जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।